आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें मुख्य रूप से इसका कंटेंट की बात करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो जो मुख्य रूप से जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ये जो है जितना भी इसमें क्लासिफिकेशन है ये इसके लाइन लेंथ के ऊपर और ऑपरेटिंग वोल्टेज के आधार पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो इसके परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें हम लोग, जैसे आपने तीन पैरामीटर्स पढ़ा होगा, जो लाइन पैरामीटर्स होते हैं आर, एल एंड सी, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है, चूंकि उसका जो लाइन लेंथ होता है वो कम होता है, साथ ही साथ ऑपरेटिंग जो वोल्टेज है वो उसमें कम होता है। ठीक है, लेस देन उसको मानते हैं अपन 20 केवी। तो उस केस में चूंकि ऑपरेटिंग वोल्टेज कम होता है तो उस केस में जो कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में। और जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होता है, जैसे जैसे आपका वोल्टेज उसमें बढ़ते जाता है और साथ ही साथ जैसे आप जो लाइन लेंथ बढ़ता है तो उसमें जो कैपेसिटेंस इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट करने लगता है, डेवलप हो जाता है, उसमें कैपेसिटेंस फॉर्मेशन होता है। तो उसको एनालिसिस करने के लिए हम लोग तीन मेथड पढ़ेंगे: इंड कंडेंसर मेथड, नॉमिनल पाई मेथड और नॉमिनल टी मेथड। इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सबसे इसमें लास्ट जो है ट्रांसमिशन लाइन है वो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो ये जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है इसमें भी हम लोग तीनों जो रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस इफेक्ट है इसको इसमें कंसिडर किया जाता है। साथ ही साथ इसमें पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसमिशन एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन और इसका कैलकुलेशन पढ़ेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे सबसे पहले होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ये जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है इसका जो लाइन लेंथ होता है इसको मानते हैं अप टू 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर तक का इसमें लाइन लेंथ होता है और जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो कंपैरेटिवली लो होता है, ये होता है आपका 20 केवी के आसपास ना। तो इसको सामान्यतः अगर मानेंगे तो इसमें लाइन लेंथ है 50 किलोमीटर तक और ऑपरेटिंग वोल्टेज है लेस देन 20 केवी। क्योंकि जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है इसमें कैपेसिटी इफेक्ट को नेग्लिजिबल मानते हैं, तो इसमें जब कैलकुलेशन करेंगे, इसका जब एनालिसिस करेंगे, तो जब वोल्टेज रेगुलेशन निकालने की बारी आती हुई तो उस केस में हम लोग केवल रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जो होगा उसी को ही कंसिडर करेंगे, आर और एल को। जो सी है उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में। ठीक है, अब इसकी अगर अब सेकंड है इसमें मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है इसका जो लेंथ की बात करेंगे तो ये होता है 50 से लेके 150 किलोमीटर के बीच इसका लेंथ होता है। साथ ही साथ इसका ऑपरेटिंग जो वोल्टेज है वो होता है 20 से लेके 100 केवी तक इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। तो सामान्यतः आपने वोल्टेज देखा होगा, ऑपरेटिंग जो वोल्टेज होता है इंडिया में जो यूज करते हैं वो क्या होता है। सामान्यतः अगर बात करेंगे तो हम लोग यूज करते हैं 11 केवी, 33 केवी, है ना, 132 केवी यूज करते हैं, 66 केवी होता है, 440 केवी होता है आपका, एक छूट रहा है ये 220 केवी, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे तो 765 केवी। ये अलग अलग ट्रांसमिशन वोल्टेज है इंडिया में जो यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है इसकी अगर बात करेंगे तो जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है ये इसका चूंकि ऑपरेटिंग वोल्टेज है 20 से लेके 110 केवी तक। तो 20 केवी से ऊपर आपका कौन सा आता है, इसमें आ जाएगा आपका 33 केवी और 66 केवी। ठीक है, तो ये दोनों जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं ये किस में आ जाएंगे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पे। क्योंकि 132 केवी है वो तो आपका 100 केवी से एबव हो गया तो वो जो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसके पहले हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन देखे थे तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपका जाएगा 11 केवी। तो 11 केवी वाला जितना भी आपका लाइन होगा वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो गया। 11 केवी और 66 केवी वाला जो लाइन है वो है आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को।
तो जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है, इसका जो लाइन लेंथ की अगर बात करेंगे तो ये होता है ग्रेटर देन 150 किलोमीटर, ठीक है, 150 किलोमीटर से एबव होता है, और इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो है ग्रेटर देन 100 केवी, ठीक है। इसमें लाइन इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों को इसमें कंसीडर किया जाता है। तो इसमें अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है आपका आ जाएगा 132 केवी का जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 220 केवी ना, 440 केवी का जो ट्रांसमिशन लाइन है वो भी इसके अंदर आ जाएगा, और साथ ही साथ 765 केवी का जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये चारों जो है ट्रांसमिशन लाइन ये आपके लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आता है। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो चारों ट्रांसमिशन लाइन है जनरली ये टावर के थ्रू इसको ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन टावर्स आपने देखा होगा इधर उधर चलते फिरते कहीं पर भी, है ना। तो इस तरीके से लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का आपको ऑपरेटिंग वोल्टेज बता दिया गया। तो फाइनली अगर इसको समराइज करेंगे तो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, सिर्फ आपको इसका मेन चीज जो है ध्यान रखना है लाइन लेंथ और ऑपरेटिंग वोल्टेज ये एग्जैक्ट होना चाहिए। तो शॉर्ट का फिर से मैं समराइज कर दे रहा हूँ, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ये 11 केवी वाला जो लाइन है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आएगा। इसका लाइन लेंथ होता है अप टू 50 किलोमीटर, और जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो लेस देन 20 केवी होगा, ठीक है। कैपेसिटेंस इफेक्ट को इसमें नेग्लिजिबल मानना है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन ये होता है आपका 50 से लेके 150 किलोमीटर के बीच, और इसका जो है वोल्टेज रहेगा 20 से 100 केवी के बीच। तो अगर इसको प्रैक्टिकली अगर आप मानेंगे तो 33 और 66 केवी का जो ट्रांसमिशन लाइन है वो इसके अंदर आता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। और इसके बाद अगर आप बात करेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की, तो ये जो है इसमें लाइन लेंथ होता है 150 किलोमीटर से हाई, मीन्स 150 किलोमीटर से ज्यादा जितना भी लेंथ वाला जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कहलाएगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, और साथ ही साथ इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 100 केवी से अधिक होता है। तो इसमें अगर आप सामान्यतः बात करेंगे तो 132 केवी का जो लाइन है, 220 केवी का लाइन है, 440 केवी का लाइन है, और 765 केवी का जो ट्रांसमिशन लाइन है वो इस कैटेगरी में आएगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में, ठीक है। इसमें कैपेसिटेंस इफेक्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इस तरीके से मुख्य रूप से इसका क्लासिफिकेशन था शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसको देख लेते हैं। तो सामान्यतः आपने देखा होगा कि जो रिसीविंग इन वोल्टेज होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू सेंडिंग इन वोल्टेज। वो क्यों होता है? तो जैसे आपने जो लाइन पैरामीटर्स पढ़े हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस के कारण से वहां पे एक तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, साथ ही साथ उसमें पावर लॉस होता है, आई स्क्वायर आर लॉस, ठीक है। दूसरा, चूंकि जो लाइन इंडक्टेंस होता है एक्सएल, जो लाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा एक्सएल, उसके कारण से उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, वी एल इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। तो उसके कारण से क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। साथ ही साथ उसमें जो एडिशनल लॉसेस होता है, आपका जो बंडल कंडक्ट जो स्किन इफेक्ट होता है, और उसमें कोरोना लॉसेस होता है, तो ये सब लॉसेस के कारण से जो रिसीविंग इन वोल्टेज होता है वो क्या होगा, कम मिलता है आपको सेंडिंग इन वोल्टेज की तुलना में, ठीक है। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या है कि यही वोल्टेज रेगुलेशन जो बेसिकली सेंडिंग इन और रिसीविंग इन वोल्टेज का डिफरेंस होता है, और इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज ऑफ रिसीविंग इन वोल्टेज की साथ में, ठीक है। तो डिफरेंस इन द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन बिटवीन कंडीशन ऑफ नो लोड एंड फुल लोड is called voltage regulation and expressed as a percentage of receiving in voltage, ठीक है। तो फाइनली अगर इसका अगर आप फार्मूला देखेंगे तो ये इसको एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल्स टू वी एस माइनस वी आर डिवाइड बाई वी आर इंटू 100, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे।
तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो जितना कम से कम होगा वो उतना ही बेटर होता है उस ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस के लिए। अब आप देख रहे होंगे कि वी एस माइनस वी आर ऊपर में है, मतलब जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है रिसीविंग इन और जो सेंडिंग इन का वोल्टेज है, तो इसका जो दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, है ना। मीन्स रिसीविंग इन का वोल्टेज अगर आपका ज्यादा होगा तो आप ऑब्वियसली मान सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है कम हो जाएगा, है ना। जैसे आपका वी आर का वैल्यू जब बढ़ेगा, है ना, रिसीविंग इन आपको जब ज्यादा मिलेगा तो उस केस में आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यही तो अपने को करना है। मीन्स हम जितना भेज रहे हैं एग्जैक्टली उतना भी मिल जाए तो वो बेटर है ना। तो बेटर वोल्टेज रेगुलेशन में ट्रांसमिशन लाइन में बेटर वोल्टेज रेगुलेशन के लिए आपको रिसीविंग इन वोल्टेज है उसको एग्जैक्टली मेंटेन करना होगा। ठीक। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन इफिशियंसी की। ट्रांसमिशन इफिशियंसी क्या होता है कि जैसे आपने पावर ट्रांसमिट किया सेंडिंग इन पे और सेम पावर आपको मिलना चाहिए कहाँ पे, रिसीविंग इन पे, बट वो एग्जैक्टली पावर अपने को नहीं मिल पाता है क्योंकि उसमें लाइन लॉसेस में चला जाता है, आई स्क्वायर आर लॉस, कोरोना लॉस, है ना, और कुछ लाइन ड्रॉप हो जाता है। इसके कारण से आपका जो रिसीविंग इन वोल्टेज है वो एग्जैक्टली सेंडिंग इन वोल्टेज की नहीं मिल पाता है। तो ट्रांसमिशन जो एफिशिएंसी होता है ये क्या होता है, फाइनली द रेशियो ऑफ रिसीविंग इन वोल्टेज रिसीविंग इन पावर डिवाइड बाय सेंडिंग इन पावर इनटू 100। परसेंटेज एफिशिएंसी अगर इसको निकालेंगे तो रिसीविंग इन पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी आर आई आर इंटू कॉस फाई आर। ठीक है, यहाँ पे वी आर आर का क्या है, सेंडिंग इन वोल्टेज है, आई आर जो है सेंडिंग इन करंट है, सॉरी रिसीविंग इन वोल्टेज है वी आर और रिसीविंग इन करंट है आई आर, और जो कॉस फाई आर है ये पावर फैक्टर है रिसीविंग इन का। ठीक है, ऐसे ही आपका जो सेंडिंग इन पावर हो जाएगा वी एस आई एस कॉस फाई एस। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे तो इससे क्या निकल जाएगा, परसेंटेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। अब आपको ले चलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन। तो जैसे कि आपको बताया गया था, परफॉर्मेंस ऑफ जब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जब हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसमें हम लोग केवल लाइन रेजिस्टेंस और लाइन इंडक्टेंस को कंसीडर करते हैं, कैपेसिटेंस इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है, इसमें आपको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये वीएस जो लिखा है इसका सेंडिंग इन वोल्टेज है, ये ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस है, ये लाइन रिएक्टेंस है एक्सएल, और यहाँ पे आपका लोड है मान लीजिए। मीन्स यहाँ पे आपको रिसीविंग एंड पे आपको वोल्टेज लोड के क्रॉस मिलेगा, ये आपका सप्लाई वोल्टेज है, या फिर आप बोल सकते हो वी एस इज द सेंडिंग इन वोल्टेज एंड वी आर है आपका रिसीविंग इन वोल्टेज। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई। ठीक है, तो इसमें फाइनली आप इसमें एक लूप लगा दीजिए तो इसका इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे निकलेगा, इसका इक्वेशन अगर आप बनाएंगे तो वी एस इज इक्वल्स टू आई, इसका करंट है, रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा तो ये हो जाएगा वी एस इक्वल्स टू आई आर प्लस एक्सएल जो है ये आई इंटू एक्सएल ड्रॉप। ठीक है, प्लस वी आर में जितना आप सप्लाई कर रहे हो जो वी एस है, मीन्स वी एस क्या है आपका सप्लाई वोल्टेज है, वो किसके बराबर होगा, उस ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेस होगा। ठीक है, ये दोनों जो है क्या है, ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस है, आई आर और आई एक्सएल, ये क्या है वोल्टेज ड्रॉप है, प्लस आपको रिसीविंग इन पे जितना आपको मिल रहा है उस वोल्टेज के बराबर होगा, है ना। ठीक है, सीधा सीधा बात इसमें समझ में आ रहा होगा कि जो भी आप यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हो वो किसके बराबर होगा, इस ट्रांसमिशन लाइन में जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है साथ ही साथ आपको जितना मिल रहा है इसके क्या होगा, वो बराबर होगा। तो फाइनली अगर आप इसके इक्वेशन देखेंगे तो वी एस इज इक्वल्स टू आई आर ड्रॉप प्लस आई इंटू एक्सएल ड्रॉप प्लस वी आर के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जो करंट है वो तो एक सीरीज सर्किट है, यहाँ पे तो पूरा का पूरा जो करंट है वो होल सर्किट में सेम ही रहेगा। ठीक है,
ये मैं इक्वेशन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस इक्वेशन के आधार पे ही आपका फेजर डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको फेजर डायग्राम को ही समझना है और इसी फेजर के आधार पे ही ये पूरा कैलकुलेशन इसमें होगा। ठीक, तो सबसे पहले आप रेफरेंस किसी को भी ले सकते हो, चाहे तो आप रिसीविंग इन वोल्टेज को एज अ रेफरेंस लेके चल सकते हो, या सेंडिंग इन वोल्टेज है उसको रेफरेंस लेके चल सकते हो, या फिर जो करंट है उसको हम लोग रेफरेंस लेके चल सकते हैं। तो जो इसमें जो बताया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, वो है इसके करंट के आधार पे। ठीक है, तो ये जो है इसका करंट हो गया, मान लेते हैं ये आपका हो गया आई। ठीक है, इसमें जो है जब भी हम लोग फेजर बनाएंगे, इसको कुछ कॉन्सेप्ट होता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो रिसीविंग इन जो वोल्टेज होगा, ठीक है, क्योंकि आपका रजिस्टर और इंडक्टर इसमें लगा हुआ है, ठीक है, आर एल है, तो इस केस में जो वोल्टेज होगा वो हमेशा लीड करेगा करेंट से। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप बनाएंगे, वोल्टेज का जो है फेजर जो डायग्राम होगा वो वोल्टेज का ऊपर बनेगा और जो करंट का जो फेजर है वो नीचे बनेगा। इसको आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और कितना डिफरेंस होगा दोनों के बीच? फाई का, है ना। अगर आप सेंडिंग इंड की बात करते हैं तो उसमें फाई एस ले सकते हैं, और रिसीविंग इंड के लिए अगर आप निकाल रहे हैं तो उसमें फाई आर ले सकते हैं। ठीक है, तो यदि मैं इसकी बात करता हूं कि मान लेते हैं कि ये मेरा वी आर है। ठीक है, आई तो वही है, मीन्स चाहे अब इसको आई आर लिखो या आई एस लिखो, दोनों करंट तो सेम ही है। तो ये आपका वी आर और ये आई आर मान लेते हैं, चलिए। ठीक है, दोनों के बीच है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आई आर इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू आई एस, ये तीनों जो है वो कॉमन है ना। ठीक, तो फाइनली क्या होगा, सबसे पहले आपने ये करंट का इक्वेशन बनाया, तो ये आपका हो गया आई। यहाँ से जो है फाई एस डिग्री पे ऊपर की ओर बनेगा आपका, फाई एस लिखो या फाई आर लिखो के मतलब है ये आपका वी आर है, मान लेते हैं रिसीविंग इन वोल्टेज। अब आपको इक्वेशन बताया था मैं, अरे आपको जो इक्वेशन बताया था तो वो क्या था कि वी एस इज इक्वल्स टू वी आर प्लस आई आर प्लस आई एक्सएल, है ना। तो जैसे आपने करंट को मेन फेजर माना है, तो ये आपका वी आर आपने जो बनाना था वो बना लिया। ठीक है, अब इसमें आपको ये है आपका आई आर, मान लेते हैं ये आपका वी आर हो गया। अब ये जो आई आर ड्रॉप आपको बनाना है, आई आर है ना, आई इंटू आर है एक्चुअल में, आई इंटू एक्सएल है ये। ठीक है, तो आई इंटू आर ड्रॉप कैसे बनाएंगे, तो ये जो आपका आई है, मीन जो करंट है, इसी के पैरेलल ही आपका आई आर ड्रॉप वाला लाइन बनेगा। ठीक है, तो ये आई इंटू आर ड्रॉप, ये रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा। ये जो आपका आई आर ड्रॉप होता है, इसको ध्यान रखना है कि ये जो आपका आई वाला जो लाइन है, जो करंट का लाइन है, उसी के पैरेलल ही ये बनता है। ठीक, इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद एक्सेल ड्रॉप जो होगा, आई इंटू एक्सेल ड्रॉप। ठीक है, ये आपने बना लिया, ये बना लिया, अब आपके पास बचे क्या, आई इंटू एक्सेल ड्रॉप। तो आई इंटू एक्सेल, ये जो लाइन इंडक्टेंस वाला जो ड्रॉप होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस ड्रॉप से 90 डिग्री ऊपर की ओर बनता है। ये आपने रेजिस्टेंस ड्रॉप बनाया आई इंटू आर, है ना, यहाँ से 90 डिग्री ऊपर की ओर बनेगा आपका एक्सेल ड्रॉप। ठीक है, मीन्स रिएक्टेंस जो ड्रॉप है वो हमेशा 90 डिग्री ऊपर की ओर बनता है। अब फाइनली इन तीनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा, वी एस बन जाएगा। तो वी एस इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये वी आर, ये आपका यहाँ से लेके वी आर, ये आपका आई आर ड्रॉप, है ना, और ये आपका आई एक्सएल ड्रॉप। इन तीनों का अगर आप फेजर सम निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इस वी एस के। ठीक है, ये आपका आई है। ठीक, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन है। मैं आपको एक बार फिर से यही जो फेजर बना हुआ है इसी में आपको इसको बड़ा करके बता देता हूँ। ये देख लीजिए, इसको जब हम लोग जूम करेंगे, ये
ठीक है, तो जो आपको इक्वेशन बताया गया था उसको आपको ध्यान रखना है। फाइनली जो है आपका होता है Vs इज इक्वल्स टू आई इंटू आर ड्रॉप, जिसको रेजिस्टेंस ड्रॉप बोलते हैं, आई इंटू एक्सल ड्रॉप प्लस वी आर। ठीक है, तो ये जो है आपका इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमने बना लिया क्या, ये रिफरेंस बना लिया करंट आई। ठीक है, इसको रिफरेंस फेजर बोलते हैं। अब ये जो है हमेशा आपको बताया गया है कि जो वोल्टेज है वो लीड करेगा आपके करंट से, है ना। तो ये आपने रिसीविंग इन वोल्टेज है, ये आपका जो लाइन है, ये जो दिख रहा है ये ब्लू कलर में ऊपर वाला है, तो वी आर जो है, और ये आपका आई हो गया मान के चलिए। तो इसको आप आई आर भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आई आर और आई एस और आई तीनों ये कॉमन ही है। ठीक है, तो ये जो है वी आर और ये जो है आई, इसको बीच का जो एंगल है क्या कहलाएगा, आई आर कहलाएगा। ठीक है, रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट के बीच का जो एंगल है वह कहलाएगा आई आर, है ना। अब आपने बना लिया किसका इक्वेशन, वी आर का, इसमें आपने फेजर बना लिया। अब इसके बाद ये आपके पास क्या बच गया, आई आर ड्रॉप, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये आई आर ड्रॉप, रेजिस्टेंस ड्रॉप इसको बोलते हैं। तो ये आई आर ड्रॉप कैसे बनेगा, तो ये जो आपका आई है, ये नीचे में आपको आई दिख रहा है, इसी आई के पैरेलल ही आपको बनाना है आई आर ड्रॉप। तो ये चीज आपको हमेशा ही याद रखना है कि जब भी आई के पैरेलल ही आई आर ड्रॉप बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से 90 डिग्री ऊपर बनेगा आई एक्सल ड्रॉप। ये जो है एक्सल जो ड्रॉप है, मीन्स रिएक्टेंस ड्रॉप जितना भी होगा वो रेजिस्टेंस ड्रॉप से हमेशा 90 डिग्री ऊपर की ओर होता है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तीनों जो है किसके बराबर होगा, इस Vs के। तो इसको आपको ले जाके यहाँ पे जोड़ देना है, तो ये बन गया आपका Vs। तो ये है आपका I, और I और इस Vs के बीच का जो एंगल है वह कहलाएगा फाई एस, है ना। तो ये इसको बात करेंगे, तो ये आपका फाइनली फेजर डायग्राम है। ये हो गया वी आर प्लस आई आर ड्रॉप, ये यहाँ पे एरो रहेगा, प्लस आई आर ड्रॉप, प्लस यहाँ से 90 डिग्री पे आई इंटू एक्सल ड्रॉप, और ये इसके बराबर हो गया इसके सप्लाई वोल्टेज के। ठीक, तो इस तरीके से ये इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसका अगर आप क्या निकालेंगे, एनालिसिस करेंगे, है ना। फोर्स रिजॉल्व करने आपको आता होगा, जैसे आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे या फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो इसको अगर बात करें कि ये जो वी आर है, इसको हम लोग अगर रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये इसका एंगल है, जिस साइड एंगल होता है, जैसे आपका ये फाई आर लिखा हुआ है, तो इस साइड का एंगल इसमें क्या कहलाएगा, वी आर कॉस फाई आर, है ना। जिस साइड एंगल होगा उस साइड ये कॉस वाला फैक्टर होता है, तो ये वी आर कॉस फाई आर, और इसका जो ऊपर होगा यहाँ से ये जो ऊपर वाला जो लाइन है इसको लिखेंगे वी आर साइन फाई आर, ऐसा। ठीक है, तो ये इसके रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक होता है, तो इसको आप देखेंगे। ठीक है, तो फाइनली अगर इसका जब एनालिसिस करेंगे तो ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या लिखेंगे अपन, वी आर साइन फाई आर, है ना। और ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलाएगा आपका वी आर कॉस फाई आर। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं इसके लाइन परफॉर्मेंस की ओर। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ओ सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, है ना। जो सामान्यतः हम लोग बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग है ना, आधार का वर्ग, है ना। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है ओ सी का स्क्वायर जो होगा, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
जे सी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ये वही चीज यहाँ पे लिखा है ना। अब जो ओ डी है उसको क्या लिख सकते हैं, ओ ई प्लस ई डी, और जैसी आपका जो डी सी है इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बी प्लस बी सी, है ना। तो जो ओ ई है इसको कैसे निकालेंगे, वी आर कॉस फाई आर। ओ डी की अगर बात करते हैं तो आपको ले चलते हैं वापिस यहाँ पे, जी ठीक है। तो ये O से लेके D तक का जो डिस्टेंस है ये इसका आपको उसमें कैलकुलेशन डालना है। तो O से लेके E तक आपको कोस रिजॉल्व करके बताया था, इसको बोलते हैं अपन बी एस कॉस फाई एस। आर की अगर बात करेंगे रिसीविंग एंड के लिए तो वी आर कॉस फाई आर हो जाएगा ये, है ना। और ये जो है आई आर है, ये ऊपर जो आई आर है क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पे है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई आर। तो फाइनली ओ से लेके डी तक आप लिखेंगे क्या, वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर, है ना। ऐसे ही ऊपर वाले की आप बात करेंगे बी डी प्लस बी सी, है ना। फिर से मैं ले चलता हूँ, ये यहाँ पे इसको देखेंगे, है ना। तो ये जो है इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये आपका क्या है वी एस कॉस फाई एस, वी एस कॉस नहीं आएगा, ये एक्चुअल में साइन फाई एस आएगा ना। तो वी एस ये जो लाइन था इसको आपने रिजॉल्व किया था, है ना। तो ये तो अगर वी आर की कंपेयर में करेंगे तो ये आ जाएगा वी आर साइन फाई आर, है ना। सॉरी ये वी एस नहीं आएगा क्योंकि अपने हमने जो रिजॉल्व किया था वो वी आर को किया था, ठीक है। तो ये जो आपका लाइन है इसका इक्वेशन क्या बनेगा, वी आर साइन फाई आर, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके जो यहाँ का जो लाइन है इसका जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, वी आर साइन फाई आर की। और ये यहाँ से लेके बी से लेके सी तक ये किसके बराबर होगा, आई इंटू एक्सल ड्रॉप की। तो ये जो है दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बी सी प्लस सी डी, बी डी ना, जे ओ जो भी है, सी से लेके बी तक का जो इक्वेशन है ये आई इंटू एक्सएल है, और ऐसे बी से लेके डी तक, है ना, ये आपका क्या आ जा रहा है वी आर साइन फाई आर। तो दोनों को क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। तो फाइनली इक्वेशन आएगा वो बनेगा आपका ये, ठीक है, वी आर कॉस फाई आर का स्क्वायर प्लस वी आर साइन फाई आर प्लस आई एक्सएल का स्क्वायर, है ना। अब ये जो आपका वी एस स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर जब हटाओगे तो ये इधर अंडर रूट चला जाएगा। तो फाइनली आपके लिए जो इक्वेशन बच जाएगा वो है वी एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर पूरे का होल स्क्वायर प्लस आई वी आर साइन फाई आर प्लस आई इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप सेंडिंग इन वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब आपको सेंडिंग इन कैलकुलेट हो जाएगा तो उस केस में आप तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपका फार्मूला होता है वी एस माइनस वी आर डिवाइड बाई वी आर इंटू 100, ठीक है। ऐसे सेंडिंग इन पावर फैक्टर आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। पावर डिलीवर्ड हम लोग निकालेंगे तो वी आर आई आर कॉस फाई आर, इसका फार्मूला आपको पहले बता दिया गया था। लाइन लॉसेस में है वो आई स्क्वायर, और लॉस जो होता है लाइन पे, है ना। और पावर जो सेंड आउट जो कर रहे हैं वो सेंडिंग इन जो है वो किसके बराबर होगा, जो ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस हो रहा है साथ ही साथ आपको जितना मिल रहा है ना। मीन जो सेंडिंग इन जो पावर है वो किसके बराबर होगा, जितना आपको रिसीव हो रहा है प्लस जो लॉसेस है वो। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसमिशन इफिशियंसी निकालेंगे तो पावर डिलीवर्ड डिवाइड बाय पावर सेंट आउट, है ना। तो पावर डिलीवर कितना हो रहा है आपके पास, वी आर आई आर कॉस फाई आर, ये आपको पावर रिसीविंग इन पे मिल रहा है। अब सेंड कितना कर रहे हैं पावर, तो पावर उतना सेंड कर रहे हैं जितना हमारे पास रिसीविंग इन पे मिल रहा है और साथ ही साथ उसमें लॉसेस है, ठीक है। इस तरीके से इसका परसेंटेज एफिशिएंसी निकल जाएगा, है ना। तो ये था, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे
परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल फेज शार्ट ट्रांसमिशन लाइन का। तो ये जितना भी टर्म्स था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस यूनिट का, परफॉर्मेंस ऑफ शार्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो इसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसमें हम लोग जो पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।